Okay everyone, so in the previous video we were discussing about Ohm's law. It stated that the current flowing through a conductor was directly proportional to the applied potential, and we have read V is equals to IR provided our conditions, physical conditions like temperature remains constant. So our R is coming out to be V upon I, and where R is our resistance. Now we have to derive this Ohm's law by using drift velocity, relation of drift velocity. As I told you, drift velocity is the most important formula for the chapter, which will be utilized everywhere. So we know that drift velocities are E upon m into tau. We are ignoring a negative sign because it only indicates the directions. So if I have a conductor of length L, area of cross section A, then my electric field is coming out to be V upon L. Therefore the drift velocity, drift velocity becomes E upon m V L and tau. And also we know that our current is N E A V D. So drift velocity की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें, so our current is coming out to be NEA into EV upon ML into tau. Okay, so this will becomes N E square A tau. Okay, so by using the value of VD, it becomes N E square A tau upon, we are left with M L और हमने V को कॉमन बाहर ले लिया. ओके, बिकॉज आर रेजिस्टेंस इज V अपॉन I, तो हमें V अपॉन I की अगर वैल्यू चाहिए, सो आर V अपॉन I. ओके, सो ये टर्म सारी वहाँ चली जाएगी. सो दिस विल बिकम्स आर एम एल अपॉन एन ई स्क्वेयर ए टॉ. ओके, सो दिस विल बी आर वैल्यू ऑफ. अब अगर इस इक्वेशन नंबर लेट से 2 और इसको अगर हम मान लें इक्वेशन नंबर 1, सो अगर इन दो इक्वेशंस को हम आपस में कंपेयर करें, सो बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन 1 and 2 वी गेट वैल्यू ऑफ आर एस एम एल एन ई स्क्वेयर ए टॉ. Okay, so this equation 2 can be written as V upon I is equals to R, where value of R is this one, and it's a constant because mass is never going to change, length of the conductor is constant, N is number of electron per unit volume, not going to change, area or electric time, nothing is going to be changed, so this term is constant. So it is V upon I is equals to R. So this is our Ohm's law by using our drift velocity. Okay, and we know that the unit of resistance is ohm. We are just giving the honor to the scientist who has studied everything about it. नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आती है आपकी इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी. इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी. ओके, और इसका दूसरा नाम है हमारे पास, दैट्स कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. ओके, सो अगर हम नॉर्मली चलें कि हमारी रेजिस्टेंस जो है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, देन वी कम टू नो दैट कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा लेंथ बढ़ेगी कंडक्टर की, उतना ज़्यादा उसमें क्या होगा, आपके कोलिजन्स होंगे. जितने ज़्यादा हमारे कोलिजन्स होंगे उतनी ज़्यादा हमारी रेजिस्टेंस बढ़ेगी. सेकेंड फैक्टर विच वॉज डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. ऑब्वियसली अगर हमने उसका एरिया बढ़ा दिया तो उसके पास निकलने के लिए गैप बढ़ जाएगा. सिंपल सोच लो कि अगर हम 1 वे रोड पे जा रहे हैं और 6 लेन रोड पे जा रहे हैं, तो गाड़ी की स्पीड किस केस में ज़्यादा आएगी, हमें किस केस में ज़्यादा गाड़ियों से टकराना पड़ेगा, में रेजिस्टेंस इस केस में ज़्यादा आएगी, 6 लेन रोड पे कम आएगी. तो वही यहाँ पे फैक्टर आ जाता है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और इट इज मैथमेटिकली रिटन एज R इज इक्वल्स टू रो L by A. Okay, this rho here represent our specific resistance, or it is called electric resistivity. Okay, so if we derive its relation, so rho is coming out to be RA upon
एल। तो ये हमारे पास फॉर्मूले आते हैं इन टर्म ऑफ आर। तो आर के दो फॉर्मूले आ गए, एक तो हमारे पास आ गया आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, दूसरा आ गया आर इज रो एल अपॉन ए, और हेयर रो इज आर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। अब इसके बेसिस पे बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमें कि आपकी रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा कि जब हम लोग आर को डबल करते हैं, सॉरी लेंथ को डबल करते हैं, एरिया को हाफ करते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, सो फर्स्ट अगर हम लिख लें, हमारा आर था आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। तो पहले हम इसी फैक्टर को लेते हैं। अब वो कहता है कि आपने लेंथ को क्या किया, 2 टाइम्स कर दिया। सिंपल कहा गया कि लेंथ इज मेड 2L, what will the effect on the resistance? So it's clear, R is directly proportional to L, it will becomes 2 टाइम। ये तो सिंपल है। अब वो कहता है कि आपने लेंथ को डबल किया लेकिन आपने स्ट्रेचिंग के साथ किया, यू हैव स्ट्रेच्ड। ओके, यहाँ तक थी, फिर खींच के आपने इसको इतना कर दिया। अब किसी भी चीज़ को जब स्ट्रेच करेंगे तो हमें दिखता है कि उसके एरिया पे भी फर्क पड़ेगा। सो अगर लेंथ अगर आपने डबल कर दी तो बाय डिफॉल्ट आपका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ओके, सो एरिया अगर हाफ हो गया तो देखिए न्यू रेजिस्टेंस क्या बनेगी, आर न्यू विल बी रो एल आपका कितना हो गया 2L, एरिया कितना हो गया a बाई 2, सो ये 2 भी ऊपर चला गया, इट इज 4 रो एल बाय ए। ओके, सो आर न्यू रेजिस्टेंस इज 4 टाइम्स ऑफ आर ओल्ड रेजिस्टेंस। क्लियर, 2 क्वेश्चंस हो गए। थर्ड, अब एक वर्ड वो यूज करते हैं, इफ द एरिया इज मेड डबल ऑन इट। डबल ऑन इट का मतलब हो गया बेटा कि ये मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है, इसको हमने यहां से तोड़ा, ओके, और इसको इसके ऊपर रख दिया। ओके, तो उससे क्या हो जाएगा, इसके लेंथ हाफ हो जाएगी, एरिया डबल हो जाएगा। ओके, सो लेंथ ऑन इट का मतलब हो, सॉरी एरिया ऑन इट का मतलब हो गया आपने इसको यहाँ से तोड़ा, ये जो हिस्सा है आपने उठा के इसको इसके ऊपर रख दिया। ओके, तो एल आपकी क्या होगी, हाफ होगी, जबकि एरिया आपका 2A हो गया। ये तब केस है व्हेन द लेंथ इज मेड हाफ ऑन इट। ओके, तो इस केस में हमारे पास न्यू रेजिस्टेंस क्या बनेगी, आर न्यू विल बी, अब लेंथ कितनी होगी हमारे पास, लेंथ हैज बिकम L बाई 2, एरिया कितना हो गया है 2A, सो अल्टीमेटली आर न्यू रेजिस्टेंस इज 1 बाय 4 टाइम्स ऑफ आर ओल्ड रेजिस्टेंस। ओके, तो ये 2-3 क्वेश्चन हमारे पे इस बेसिस पे पूछे जाते हैं। अब सबसे ज्यादा जहां कंफ्यूजन खड़ी होती है वो है रेजिस्टिविटी के क्वेश्चंस में। अब वो कहता है रेजिस्टिविटी इज रो इज इक्वल्स टू, आपके पास आ गया आर ए बाय एल। ओके, अब वो कहता है कि अगर आपने एरिया हाफ कर दिया तो आपकी रेजिस्टिविटी को क्या फर्क पड़ेगा। ओके, तो हमें सिंपल दिखता है कि आपने एरिया यहाँ पे हाफ किया तो रेजिस्टिविटी भी हाफ हो जाएगी, एंड दैट्स आर रॉन्ग आंसर। ओके, रेजिस्टिविटी जो है वो आपकी, दूसरा जो इसका नाम है वो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये कहता है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर जिसका एरिया हमने कितना लिया है 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ ली है हमने उसकी 1 मीटर। कंडक्टर का अपना इंडिविजुअल साइज क्या है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेजिस्टेंस आपका 100 मीटर का है, कंडक्टर आपका 100 मीटर का है, 200 मीटर का है, हार्डली मैटर्स टू अस। हमने जब भी उसे स्टडी करना है तो हमने उसकी 1 मीटर लेंथ लेनी है, थिकनेस हमने उसकी 1 मीटर स्क्वायर लेनी है, तो उसकी रेजिस्टेंस देखनी है, तो वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट, वो कभी चेंज नहीं होगी। वैसे भी इट इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जब हमने ड्राइव किया है रेजिस्टेंस का रिलेशन तो हमने रो को यूज़ किया है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, वाइवा में ज़्यादा पूछे जाते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर लेंथ को डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसके साथ उसकी लेंथ को कितना वेरी कर रहे हैं। ओके, सो अब हमारे पास एक रिलेशन, अब इसका, तो फिर इसको फैक्टर कौन कौन से फैक्टर पे ये डिपेंड करता है, तो हमें ये भी देखना है। तो हमारे पास रिलेशन है आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ओम्स लॉ से हमने ड्राइव किया था। ओके, और हमारे पास ये जो हमने ओम्स लॉ लगाया था वहाँ पे आर की वैल्यू हमारे पास आई थी ml a n e स्क्वेयर टॉ। ओके, उसमें से अगर हम एल और ए को बाहर ले लें तो बेटा क्या बन जाएगा, देन इज आर इज कमिंग आउट टू बी m अपॉन ए एन ई स्क्वेयर और एल बाय
ए को हम बाहर लेंगे तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ MEA² और टॉ रह गया। ओके, तो ये फैक्टर यहाँ आ गया। अब अगर इस इक्वेशन को हम R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए से कंपेयर करें, ओके, तो इन दो इक्वेशन से हमें समझ में आता है कि आपके पास रो की वैल्यू आती है M/N/E² टॉ। ओके, सो ये फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर आप क्या रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी। ओके, इसमें भी मास हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चार्ज और इलेक्ट्रॉन इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, तो बचा क्या, वन इज N, अदर वन इज टॉ। सो रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी N। N इज योर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, जब हम कहें नंबर ऑफ योर इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करता है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल के नेचर पे। सो ये सिंपल समझ में आता है, इट डिपेंड्स ऑन दी नेचर ऑफ मटेरियल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मटेरियल पे डिपेंड करेगी तो आपका रो मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करेगा। क्लियर। सेकंड, रिलैक्सेशन टाइम। सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम हमें पता है ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा। सो इट मीन्स आपकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी। ओके, सो इट इज डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर. So if the temperature will increase, your resistivity will also increase because relaxation time will decrease. Okay, so ये आपका मेन फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, रीजनिंग क्वेश्चंस, बहुत कुछ आता है. दैट इज अ फैक्टर इज रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी. रजिस्टर कितना रोक सकता है करंट को फ्लो करने में या कितने ऑब्स्टेकल्स खड़े करता है, वो उसकी डिफाइन करता है उसकी रेजिस्टिविटी को. रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है लेंथ के ऊपर, एरिया के ऊपर. ओके, बट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ 1 मीटर. ओके, अब आपके पास दो तीन छोटे छोटे से रिलेशंस आते हैं, हम उसे कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स पार्ट को टच करेंगे. ओके, सो फर्स्ट अब आपके पास आता है स्मॉल डेफिनेशन. फर्स्ट इज योर करंट डेंसिटी. First is your current density. Okay, so current density as the name indicates, इसका मतलब हो गया कितना करंट है पर यूनिट एरिया पे. करंट डेंसिटी हम हमेशा पढ़ते हैं, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, तो वैसे ही अब करंट डेंसिटी होगी तो कितना करंट है पर यूनिट एरिया, दैट इज डिफाइनिंग योर करंट डेंसिटी. इट इज रिप्रेजेंटेड विद द सिंबल J. ओके, अब हमारे पास करंट की एक और फॉर्मूला अगर इसे हम बना लें तो करंट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, NEAVD डिवाइडेड बाय एरिया. सो इट इज कैंसल आउट. सो करंट डेंसिटी का सेकंड रिलेशन हमारे पास आ गया NEVD. तो ये हमारे पास करंट डेंसिटी का रिलेशन बन गया. ओके, और करंट डेंसिटी के यूनिट्स हमारे पास आते हैं. द एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज योर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. वो यहाँ से समझ में आ ही रहा है. ओके, अच्छा एक चीज़, अब करंट डेंसिटी हमारे पास क्या है, करंट डेंसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है. इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, नॉर्मली पूछा जाता है. शायद हमने नहीं डिस्कस किया, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज करंट. करंट हमारे पास क्या है, करंट हमारे पास है स्केलर क्वांटिटी. ओके, बट करंट डेंसिटी क्या है, ये है वेक्टर क्वांटिटी. अब करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों है, अगर आप बोलो सर करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो इसके पास डायरेक्शन भी है, कितना एम्पियर जा रहा है तो मैग्नीट्यूड भी है, दोनों कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, लेकिन फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता. जो हमने प्लस वन में किए थे, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन, उसको ये फॉलो नहीं करता. मींस अगर ये करंट आपका ऐसे आ रहा है और यहाँ से दो हिस्सों में चला गया, लेट से करंट I आ रहा था, यहाँ पे गया I1, इस डायरेक्शन में चला गया I2, तो इसका रिजल्टेंट समवट यहाँ होना चाहिए था. लेकिन जब हम करंट निकालते हैं तो आपका करंट आता है I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I. यानी सिंपल एल्जेब्रिक स्केलर लॉ को फॉलो करता है, ये वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करता. इसलिए आपका करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है. कई बार एग्जाम में पूछ ले जाता है ओके कि करंट इज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी. सो इट इज स्केलर, बट करंट डेंसिटी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, ये बहुत आपके एमसीक्यूज में तो नहीं, पर फिलिप्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है और इसके एसआई यूनिट भी पूछे जा सकते हैं. सो इट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. ओके,
दूसरी जो डेफिनेशन हमारे पास आती है दैट इज योर कंडक्टेंस. These are conductance. Conductance is just a reciprocal of resistance. Resistance means रोकना, conductance means flow करवाना. So conductance is represented with G. So it is just a reciprocal of resistance. Reciprocal of the resistance is called our conductance. Okay. और इसके SI यूनिट जो लिखे जाते हैं बेटा वो बनते हैं mho, ohms का उल्टा. और सेकंड SI यूनिट जो इसके हैं, और अगर हम बात करें okay, that is your Simon, SIEMEN, represented with symbol capital S. Sorry, not visible. So we are discussing about conductance. Conductance represented with capital G. It is just a reciprocal of the resistance. Okay, and its SI units are either mho or Simon, represented with capital S. Okay. थर्ड जो डेफिनेशन हमारे पास आती है एक, that is your electric conductivity. Okay, next is our electric conductivity. मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये छोटे छोटे से फॉर्मूलेज आ रहे हैं बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत जगह यूज होते हैं, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. सो डोंट टेक देम लाइटली कि डेफिनेशंस आ रही हैं छोड़ दो, नहीं, इस यूनिट में आप ऐसा नहीं कर सकते. सो इट इज रिप्रेजेंटेड विद सिग्मा. सो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज जस्ट अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. जैसे हमारे पास कंडक्टेंस वाज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज जस्ट अ रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी. ओके, और इसके एस यूनिट भी क्या बनेंगे, साइमन पर मीटर, और आपके पास क्या बन जाएगा, महो पर मीटर. ओके, तो इसके एस यूनिट लिए जाते हैं. अब जो नेक्स्ट आता है बेटा वो आता है आपका रिलेशनशिप बिटवीन योर इलेक्ट्रिक डेंसिटी दैट इज जे, कैपेसिटेंस जी एंड योर कंडक्टिविटी, सॉरी कंडक्टिविटी सिग्मा एंड योर इलेक्ट्रिक फील्ड ई. ओके, इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप, ये कई बार एग्जाम में 1-2 मार्क्स में आ जाता है, इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं. ओके, सो वी स्टार्ट विद करंट. करंट इज आर NEAVD. ओके, अब हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है, तो उसको अगर हम पुट कर दें सो इट इज NE. ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह हमारे पास आ जाएगा EE/m इंटू टॉ. ओके, अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास आ जाएगा n, इट विल बिकम्स E स्क्वायर, इट इज टॉ E/m. ओके, और अगर हम निकाल लें दैट इज करंट अपॉन, अब हम वी जस्ट वांट दिस करंट डेंसिटी, सो करंट अपॉन एरिया. ओके, दिस विल चेंजेस टू योर n E स्क्वायर टॉ E/m. हमारे पास यहाँ, ओके, यहाँ हमने एरिया लिखा, छूट गया, इसको यहाँ ले आए. ओके, नाउ दिस पार्ट रिप्रेजेंट 1/ρ, सो इट इज I अपॉन A, इट इज योर 1/ρ इंटू E, और इसको भी हम लिख दें अगर इस फॉर्म में, दिस कैन बी रिटन एज J इज इक्वल्स टू 1/ρ इंटू E. ओके, एंड 1/ρ हमारे पास क्या होता है, दैट इज आर सिग्मा, दैट इज इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी. सो J इज कमिंग आउट टू बी सिग्मा E. ये रिलेशनशिप हमारे पास आ जाता है between your current density, electric conductivity and your electric field applied. Okay, it is also, ये जो रिलेशनशिप आता है बेटा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका अनदर नेम जो हमारे पास एग्जाम में पूछा जाता है, इट्स कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ. ओके, दिस इज कॉल्ड योर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. तो अगर 1 मार्क्स में पूछ लें कि द मैथमेटिकल रिलेशन फॉर माइक्रोस्कोपिक, सो इट इज J इज इक्वल्स टू सिग्मा E. ओके, वैसे हमारे पास कितना है वो, V इज इक्वल्स टू I R. ओके बेटा, सो द लास्ट रिलेशन इज योर बिटवीन इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी एंड योर मोबिलिटी. ओके, उसके बाद विल गो फॉर द न्यूमेरिकल पार्ट्स. सो द लास्ट रिलेशनशिप बिटवीन इज योर इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, that is your rho, and your mobility, that is mu. Okay, this is a relationship between your electric, लिख ही देता है, electric resistivity and your
electric mobility. Okay, so again we'll start with the same, that is current is equals to NEAVD, and we know that in term of mobility VD is your mu E, because हमने mu को डिफाइन किया था, इट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहाँ से हमारे पास रिलेशनशिप आ गया। तो और हमारे पास तीसरा रिलेशनशिप है J इज इक्वल्स टू I बाई A। ओके, इसको हमने बनाया था सिग्मा E, इट मीन्स सिग्मा इज 1 अपॉन रो, सो इट इज E बाय रो, बिकॉज हमें चाहिए एक चीज़ ये चाहिए थी, एक चीज़ ये चाहिए थी, सो इसलिए हम सारा घूम घूम के यहाँ तक पहुँचे हैं। हमने करंट को यूज़ किया, उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यूज़ किया, मोबिलिटी रिलेशन आ गया, करंट का सिग्मा के साथ रिलेशन आ गया। सो नाउ इट मीन्स आर E बाय रो इज कमिंग आउट टू बी I बाय A। अगर हम इसको यूज़ करें I बाय A एंड E बाय रो, हमारे पास ये रिलेशन आ गया। और I की वैल्यू हमारे पास कितनी है, NEAVD। ओके, डिवाइड बाय एरिया, दिस इज कैंसल आउट, सो वी आर लेफ्ट विद योर E बाय रो इज इक्वल्स टू NEVD, और हमारे पास VD की वैल्यू है म्यू E, सो इट इज NE म्यू E, E and E also cancel out, so we are left with 1 by rho is equals to NE mu. So in term of 1 upon rho, और अगर हम रो की फॉर्म में लिखना है, so it is 1 upon NE mu, जैसे मर्जी से हम बना सकते हैं। ओके बेटा, so this is again it was out of focus, sorry, and I'm explaining again। हमें रिलेशनशिप निकालना है बेटा बिटवीन रो एंड दी मोबिलिटी, दैट इज म्यू। ओके, सो हमने शुरू किया दैट I इज इक्वल्स टू NEAVD, हमें पता है, और इन टर्म ऑफ मोबिलिटी वी नो दैट मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई म्यू E। ओके, नेक्स्ट वी हैव योर इलेक्ट्रिक, योर डेंसिटी J इज I अपॉन A, और इसको हमने भी ड्राइव किया, इट इज सिग्मा E। ओके, और सिग्मा हमारे पास क्या होती है, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, सो E बाय रो हमारे पास रिलेशन आ गया। सो E बाय रो और किसके बराबर आ गया, IA के बराबर आ गया। तो I की वैल्यू हमने जो ली थी NEAVD, उसको यहाँ पुट किया, A से कैंसल आउट हो गया, E बाय रो हमारे पास रह गया NEVD। VD की वैल्यू हमने यहाँ से पुट की, दैट इज म्यू E, तो इट इज NE म्यू E। E and E further cancel out, so we are left with 1 upon rho is NE mu, or rho is equals to N1 upon NE mu, where mu represent your mobility and rho represent your resistivity. So these are the relationships, and these relationships are very, very important. Okay, so I'm just summarizing that what are the various relations we have studied in this video. So first was the Ohm's law, that is V is equals to I R, और यहाँ से हमने R की वैल्यू निकाली थी V upon I। सेकेंड रिलेशनशिप हमने निकाला रो इज इक्वल्स टू, या हम पहले आर का लिख लें, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, दैट इज फर्स्ट रिलेशन। सेकेंड, थर्ड हमने इसी से ड्राइव किया, दैट इज रो इज इक्वल्स टू आर ए बाय एल। ओके, और इसको हमने फर्दर मॉडिफाई किया था रो के रिलेशन को, कि कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसके लिए हमने जो इसका रिलेशनशिप बनाया था, दैट वाज कमिंग आउट टू बी रो इज इक्वल्स टू M अपॉन NE स्क्वेयर टॉ, जिसके बेसिस पे आपको रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट हमने निकाला था आपका रिलेशनशिप बिटवीन दी रिलेशनशिप ऑफ इलेक्ट्रिक डेंसिटी, दैट इज J इज इक्वल्स टू I बाय A, और इन टर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इट बिकम्स NEVD। ओके, फिफ्थ रिलेशन हमने जो किया है, दैट इज योर कैपेसिटेंस, दैट इज 1 अपॉन रेजिस्टेंस। सिक्स्थ हमने जो किया है, दैट इज योर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। एंड लास्ट हमने जो रिलेशनशिप निकाला था, इसी का ही अगर हम मान लें, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन योर करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड योर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। एंड एट द लास्ट वी हैव derived the relationship between your electric resistivity and mobility, that is resistivity is inversely proportional to the mobility, because N E both are constant, अगर हम यही लिख लें, so rho is inversely proportional to mobility. So these are the 8 relations we have discussed in this video, and in the next part we will discuss about the
numericals or other reasoning question that can be asked on the basis of these relations. Thank you.